नमस्कार मेरे प्यारे छोटे बड़े बहन भाइयों, माई सेल्फ अभिषेक गौतम फ्रॉम गौतम विद्याशार अकेडमी। हम आपके लिए लेके आए हुए हैं इंटर हाई स्कूल में आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक बहुत जोरदार सेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड में अति इम्पोर्टेंट है। आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, वहां पर भी हेल्पफुल होगा। और इंटर में तो इंटर का चैप्टर वो टॉपिक ही है बेनिफिट, यानी ये मान लो कि कम से कम 85% से आने के चांस रहते हैं। हर साल आता ही है, ये रिजर्व मान लो बोर्ड का क्वेश्चन। तो मैं आपसे ये आशा करता हूं कि जो भी आपके घर में इंटर में छोटे बड़े बहन भाई हैं उनको आप इसको शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा दिखवाइए। मात्र वीडियो 2-3 बार देख लें, एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन नहीं बचेगा। ये थ्योरेटिकल भी हेल्पफुल रहेगा और आपका जो प्रैक्टिकल में जो वाइवा होगा उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। बिना विलंब किए हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आइए, आवेश का क्वांटीकरण, बहुत ही आपको टेढ़ा सा वर्ड दिख रहा है, आवेश का क्वांटीकरण। इसका अपने आप में मतलब निकाल पाते बच्चे। होता क्या है, आवेश जब भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाता है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब भी आवेश ट्रांसफर होता है तो वो एक पॉइंट फ्रैक्शन के रूप में नहीं जाता। कैसे जाएगा? ऐसे करके, यानी 1e 2e 3e, यानी ऐसे नहीं जाएगा 1.5e 1.6e, ऐसे नहीं जाएगा। कहने का मतलब यहां मैंने डेफिनेशन भी दी है, प्रत्येक आवेश वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश को कालपूर्ण गुणांक होता है। क्या होता है? गुणांक जाएगा n1 n 2n 3n 4n 5n ऐसे करके जाएगा, यानी फ्रैक्शन में नहीं जाएगा। 0.5e नहीं जाएगा, 0.08e नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, यानी पूर्ण राशि में जाएगा। इसी शब्द को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। देखो इसमें लिखा दिया जैसे जिसे मूल आवेश कहते हैं, इसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का यह गुण आवेश के क्वांटम प्रकृति अथवा आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। किसी भी आवेश वस्तु पर आवेश Q, जो Q है कैसे जाएगा? देखो n लगी है, देखो 1 2 3 4 ऐसे करके जाएगा, ना कि पॉइंटों में। समझ गए? आवेश का क्वांटीकरण क्या है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जब भी आवेश ट्रांसफर होता है, Q आवेश होता है, तो अपने एप्सिलॉन नॉट E से इसका क्वांटीकरण को प्रदर्शित करते हैं और पूर्ण रूप में जाएगा n1 n2 n3 के रूप में जाएगा। यहाँ की नेक्स्ट लाइन और कहते हैं इसमें इनके बीच में नहीं जाएगा, यानी पॉइंट में नहीं जाएगा। ये आपको स्पेशली कहना है। जब भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आए इंटर में, आवेश का क्वांटीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अथवा में क्वेश्चन आता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। कुछ नहीं है, एक बिंदु से दूसरे वस्तु पर जब भी आवेश ट्रांसफर होता है तो Q तो वो पूर्ण रूप में होता है, ना कि पॉइंट में। इसी को कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ये डायग्राम भी दे रखा है, इस डायग्राम नेक्स्ट है यहाँ पे कूलम्ब का नियम। एक कूलम्ब में साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नियम दिया, उसी के नाम से रख दिया उसको कूलम्ब का नियम। क्या है कूलम्ब का नियम? देखो क्या कहते हैं, इस नियम के अनुसार दो बिंदु है। एक बिंदु आपका ये रहा Q माइनस और एक रहा Q प्लस। बिंदु आवेशों के बीच यहाँ पर आवेश है Q1 Q माइनस और Q प्लस। लगने वाला वैद्युतीय बल, हमेशा दो जब भी आवेश होते हैं उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, उसे कहते हैं वैद्युतीय बल। देखिए यहाँ एक बात बता रहा हूं मैं आपको, हिंदी की टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो आप शब्दों को समझ जाइए, ठीक है। यहाँ पर देखो एक कह रहा विद्युतीय बल। विद्युतीय बल का मतलब दोनों आवेशों के परिणाम। अब जब दो आवेश है इनके बीच में क्या लग रहा है? विद्युतीय बल लग रहा है, मान लो F। क्या लग रहा है? F। तो वो क्या कह रहा है, परिभाषा क्या कहती है? इस नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार? कूलम्ब के नियम के अनुसार, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल दोनों आवेशों के परिणाम हमने क्या मान लिया? Q1 और Q2 या माइनस या प्लस, ठीक है। ये तो इसकी प्रॉपर्टी है, एक माइनस का एक
पॉजिटिव का है और 1 और 2 से हमने इसको डिनोट कर दिया। वो क्या कह रहा है, दोनों परिणामों के गुणनफल हमने गुणा कर लिया इसका, Q1 और Q2 गुणनफल के समानुपाती। चलो, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को जो कूलम के नियम के अनुसार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे यहीं से प्रदर्शित कर रहे हैं। किससे हमने सॉरी नहीं F से प्रदर्शित कर दिया, क्योंकि वैद्युत कूलम को क्या निकालता है, वैद्युतीय बल निकालना है, हमें क्या निकालना है, वैद्युतीय बल। तो F से प्रदर्शित कर दिया, दोनों का गुणा कर दिया, गुणन के समानुपाती होते हुए समानुपाती का चिन्ह लगा दिया, तथा उनके बीच की दूरी r। अब दोनों के बीच की दूरी क्या मान ली हमने, r। दोनों के बीच की दूरी के r के वर्ग के, देखो F प्रोपोर्शनल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/r²। अब ये भी F प्रोपोर्शनल है, ये भी F प्रोपोर्शनल है। फाइनल वैल्यू हो जाएगी F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। ये सब वैद्युत बल हो गया। कूलम्ब के नियम के अनुसार, कूलम्ब के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युतीय बल दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो डेफिनेशन लिखी है उसी को काट के मैंने फॉर्मूला बना दिया। अब यहाँ पर जो उसमें डिनोट भी है, एक माइनस क्यू रखा है, एक प्लस क्यू रखा है, दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, 2l हो गई। क्योंकि दूसरी तरफ की बात कर रहे हैं तो इसको हम ये n से इसका मतलब 12 हम ले लेते हैं पूरी को, है ना। अब वो क्या कह रहा है, इसका वेक्टर रूप। अब वेक्टर रूप समझ जाओ, वेक्टर रूप क्या है। अरे एक चीज और है, अगर इसको तुम उठाओगे ना तो इसकी एक निश्चित वैल्यू होती है, कितनी, F = 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/r²। ये इसकी निश्चित वैल्यू होती है, वो ये कांस्टेंट राशि होती है, ठीक है। यहाँ पर एप्सिलॉन जो होता है ना, इसकी वैल्यू वेरिएबल है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, 4 की वैल्यू कांस्टेंट होती है। समझ गए मेरी बात, ठीक है। अब यहाँ बात कह रहा है, नेक्स्ट हेडिंग है इसकी, कूलम्ब के नियम का वेक्टर रूप। वेक्टर रूप क्या होता है, जो वेक्टर होता है वो डायरेक्शन को बताता है। किसको बताता है, डायरेक्शन को बताता है, सदिश राशि होती है। तो अब ये बताता है कि हमेशा जो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो बल के समानुपाती होती है, जिधर बल लगेगा उधर ही उसकी डायरेक्शन होगी। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं हम यहां पर, देखो मैं यहां लिख देता हूं, F12 = 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/r²। अब वेक्टर रूप क्या होगा, R12। इससे आप नोट करते हैं, ये आपका वेक्टर रूप हो गया। यहां पर स्लाइड खत्म होती है। समझ में आया, थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं, वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि एक वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखी हुई वस्तु, यानी सॉरी रखा हुआ परीक्षण आवेश, उसके एप्सिलॉन, देखो मैं आपको यहां से ऐसे बताता हूं। जैसे यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पर आपका परीक्षण आवेश रखा है, मान लो Q नॉट से डिनोट कर दिया, इसको हमने कह दिया परीक्षण आवेश। क्या कह दिया, परीक्षण आवेश। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखने से पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है मैग्नेटिक, जो वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर जैसे मान लो कोई वस्तु यहां रखी है और इसके चारों ओर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पर हम कोई दूसरी वस्तु लेके आए, जब तक हम यहां तक लेके आएंगे आप इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि यहां पर क्रिया प्रतिक्रिया का बल अनुभव नहीं हो रहा है। कहने का मतलब जब कोई पोस्टुलेट किसी मैग्नेटिक फील्ड के, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत आता है, तो उस पे जहां से क्रिया प्रतिक्रिया का बल का अनुभव स्टार्ट हो जाए, आप कह सकते हैं वहीं से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो गया। कहने का मतलब परीक्षण आवेश पर कोई दूसरी वस्तु लाने पर जहां पर क्रिया और प्रतिक्रिया का अनुभव स्टार्ट हो जाए, उसी को आप वहां से आप क्या कह सकते हो कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो गया। तो अब हम क्या कहते हैं कि आपने परीक्षण आवेश रखा Q0। अब ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये परीक्षण आवेश है।
तो इसकी इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे? जब हम परीक्षण आवेश के किसी फील्ड के अंदर किसी परीक्षण आवेश को ले जाएंगे तो उस पर जो बल कार्य करेगा तो वो क्या कहता है? इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या कहती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की निष्पत्ति के बराबर होता है, यानी F इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। यहां पर F तो Q नॉट तो आपका परीक्षण आवेश है और F यहां पर लगने वाला बल है। इन दोनों की निष्पत्ति को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब देखो यहां पर ये परीक्षण आवेश रखा है, ये इस पर फोर्स लग रहा है, तो F अपॉन Q नॉट। Q नॉट का मतलब परीक्षण आवेश, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड को E से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? E से प्रदर्शित करते हैं, आप ध्यान रखिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया? E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। E यहां पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला फोर्स है और Q यहां पर परीक्षण आवेश है। इसी में फॉर्मूले को बन जाते हैं न्यूमेरिकल। क्या होता है? F की वैल्यू दे रखी होगी, Q की वैल्यू दे रखी होगी, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा। एक चीज और टेक्निकली वर्ड है, वो कहता है कि परीक्षण आवेश पर लगने फोर्स में अगर फोर्स को दूना कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सीधी सी बात है, फोर्स दूना करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड दूना हो जाएगा। अगर आपने परीक्षण आवेश की वैल्यू दूनी कर दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आधा रह जाएगा। क्यों? कि भागफल में जब भी वैल्यू बढ़ती है तो उसकी वैल्यू कम निकलेगी, भागफल में वैल्यू कम होगी उसकी वैल्यू ज्यादा निकलेगी। तो आप यहाँ पर एक टेक्निकली एग्जामिनर के क्वेश्चन है, समझे मेरी बात? यह एक सदिश राशि है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आपके हाई स्कूल में ऑप्शनल पेपर में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी राशि है, तो कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है? सदिश राशि इसलिए है कि दिशा को निर्देशित कर रहा है। किसको निर्देशित कर रहा है? दिशा को। जो क्वांटिटी के अंदर परिमाण और दिशा दोनों हो वो सदिश के अंतर्गत आएगी, और जिसके अंदर परिमाण हो दिशा नहीं हो, दिशा का बोध नहीं करा, वो आपके सदिश के अंतर्गत आएगी। ठीक, सदिश हो गया। दूसरी बात, इसका ये मात्रक है। मात्रक क्या है? यूनिट क्या है? न्यूटन। न्यूटन क्यों आया? कि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। कूलम क्यों आया? कि आवेश की यूनिट कूलम होती है, तो न्यूटन प्रति कूलम। ये भी आपको समझना है। बिंदु, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कोई बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो यहां पर हमें आर पता हो जाएगी। क्यों पता हो जाएगी? कि मान लो इस पॉइंट से हम ज्ञात कर रहे हैं और ये हमारा परीक्षण आवेश रखा है, यहां तक की दूरी क्या है? आर है, तो यहां पर आर पता हो जाएगी। अब दूसरी एक तरीका और है इसका निकालने का, मैं आपको बात बताता हूं। देखो यहां डेरिवेशन के माध्यम से निकाल लो। क्या E इक्वल टू, मैंने अभी बताया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q नॉट परीक्षण आवेश अपॉन क्या था? आर स्क्वायर। ये E की वैल्यू बताई थी। अब यहां पर एक बात और आई है कि सॉरी F की वैल्यू थी ये, एक मिनट, ठीक है, यहां पर F की वैल्यू थी, ये मैंने आपको F इक्वल टू बताया था अभी। ठीक है, अब इस वैल्यू को इस F की जगह पे रख दो, E नॉट से E नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला क्या बचेगा? ये वाला बचेगा। तो आप फॉर्मूले के तौर पर रखेंगे। देखो मैं रख के भी दिखा देता हूं। जैसे यहां पर रखा आपने F की जगह पर Q1 Q नॉट अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर और Q नॉट, Q से Q कैंसिल, तो आपका ये बचता है। तो कहने का मतलब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि बिंदु आवेश की बात आए तो वहां से उसकी डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, इसलिए डिस्टेंस यहां पर इन्वॉल्व हो गई। ये बात है। दूसरी बात आती है वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा के अंदर कुछ स्पेशलिटी होती है। नंबर 1, वैद्युत बल रेखा कभी भी कटान बिंदु पर कटेगी नहीं। नंबर 1, वैद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ चली जाती है। कहां से जाती है? प्लस से लेके माइनस की तरफ। उसकी प्रॉपर्टी होती है, कैसी होती है? प्लस आवेश से लेके माइनस की आवेश तक। कटान बिंदु पर कटेगी नहीं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी। ये आपकी स्पेशलिटी होती है। तो बताता भी हूं वैद्युत बल रेखा होती कैसी है। देखिए मैं आपको बताता हूं
कैसी होती है, देखो ऐसी होती है जैसे आपका ये Q माइनस है, सॉरी प्लस है, और ये आपका Q माइनस है। कैसे बताया था, पॉजिटिव से नेगेटिव तक एक रेखा इसमें ऐसी जाएगी और ऐसी जाएगी, तो स्ट्रेट लाइन को वो करा दे। क्यों कि पॉजिटिव से ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है, अब वो इधर माइनस की तरफ जाती है, जी माइनस है, तो ऐसे जैसे कुछ तो जो सीधी चली जाएंगी, कुछ तो मोड़ के आएंगी, नो करके आएंगी, और कुछ यूं चली जाएंगी, यूं चली जाएंगी, यूं चली जाएंगी, और यहां से ऐसे करके यहां पे ऐसे करके। कहने का मतलब यही है, कहीं पर भी एक रेखा दूसरी रेखा पर ऊपर नहीं चढ़ेगी, कटेगी नहीं, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी प्लस से माइनस की तरफ जाएगी। क्या लिखा भी है, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक चिकनी वक्र रेखा है जिन पर कोई स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश गति करता है। क्या करता है, आवेश गति कर रहा है। भाई रेखा के माध्यम से ही तो आवेश आ रहा है, इलेक्ट्रिक जो आवेश है वो रेखा के माध्यम से आ रहा है, तो इन पर गति कर रहा है। धन आवेश गति करता है क्योंकि धन से निकलती है, इसलिए धन आवेश बैठ के आता है इस पर। दूसरी बात, वैद्युत बलरेखा कहलाती है, कोई भी दो बलरेखा एक दूसरे को काटेगी नहीं। पहला पॉइंट क्लियर, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं निकलती है, ना कि क्रॉस रेखाएं। उस बिंदु आवेश वैद्युत क्षेत्र की दोनों दिशाएं परस्पर प्रदर्शित करेगी, जो असंभव है। ठीक, दूसरी बात। नेक्स्ट, वैद्युत द्विध्रुव। आते इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की। तो क्या कह रहा है, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों। कैसे रखे, जैसे एससीएल की बात करें तो एक इसमें पॉजिटिव होता है और एक इसमें माइनस। अल्प दूरी का मतलब इसके बीच की दूरी कैसी होनी चाहिए, अल्प होनी चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी जो ऐसी डायगोनल में हो कि एक पे प्लस हो और एक पे माइनस हो, अल्प दूरी पर दोनों वो आवेश रखे हो, तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक चीज और बताई थी मैंने, वैद्युत बलरेखा जितनी घनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही हैवी होगा वहां पे, ये और ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसे एक फॉर एग्जांपल के लिए है, ठीक, वैद्युत द्विध्रुव के दो बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे हम P से निर्देशित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि देखो एक आपका Q है, यहां देख भी रखा है, देखो एक आपका माइनस का Q है और प्लस का Q है, और दोनों के बीच की दूरी 2L। ठीक, अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण को P वेक्टर से डिनोट करते हैं। P वेक्टर क्यों लगा दिया, P वेक्टर इसलिए लगा दिया कि जो आघूर्ण है वो डायरेक्शन पे काम करता है, इसलिए यहां पर वेक्टर लगा दिया। तो P वेक्टर इज इक्वल टू एक परीक्षण आवेश Q और उन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2L, इन दोनों का गुणनफल। यानी सीधी सी बात है, P वेक्टर इज इक्वल टू 2QL। अब L हमने पूरी दूरी को L मान लिया था, इसलिए L वेक्टर यहां पे रख दिया, वेक्टर है, L वेक्टर रख दिया। ठीक है, डायरेक्शन के ऊपर आप वेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का क्या हुआ, P वेक्टर इज इक्वल टू 2QL। 2QL क्यों, Q यहां पर आवेश है और 2L यहां पर दोनों की दूरी है, 2 को बाहर निकाल दिया, इसको L के पीछे रख दिया, यानी दोनों का गुणा करके रख दिया। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश होती है, जैसे आपका द्विध्रुव होगा उसी के अनुदिश इसकी दिशा होगी। तो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव। यहां देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, तो सीधी सी बात है, वैद्युत द्विध्रुव किसी परीक्षण आवेश के बीच दो परीक्षण आवेश लिए हमने, Q माइनस Q और प्लस Q, उनके बीच की दूरी 2L, उन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, और इसे हम P वेक्टर से डिनोट करते हैं। हो गई सब परिभाषा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति, एक तो ऐसा पोस्टुलेट ऐसी डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे कहीं होगा, और एक आपके ऐसी डायरेक्शन में होगा तो यहाँ होगा। इस डायरेक्शन को अच्छी स्थिति कहते हैं, इस डायरेक्शन को निरक्षी स्थिति कहते हैं। इसको मैं ब्रीफ में अपने नेक्स्ट वीडियो में इसकी डेरिवेशन कराऊंगा, क्योंकि इंटर में 110% ये डेरिवेशन या तो अच्छी आएगी या फिर निरक्षी आएगी।
तो मैं इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराऊंगा, ठीक है। उसकी स्थिति देखते हैं। अच्छी स्थिति में क्या है, देखो सीधी सी एक डेफिनेशन काम करती है कि निरक्षी स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका ठीक दूना अच्छी स्थिति में होता है। ये इन दोनों के कोरिलेटेड की परिभाषा है। अब अच्छी स्थिति की बात करें, इस ई बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो 2p p यहां पर क्या है, द्विध्रुव है, क्योंकि मैं यहां बात कर रहा हूं द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, तो मुझे दोनों चीजों को कोरिलेट करना है, वैद्युत द्विध्रुव को और इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो यहां पर ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और द्विध्रुव हो गया p, तो क्या हो गया, अच्छी स्थिति में कितना, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात, निरक्षी स्थिति की बात करें तो इससे ठीक दूना होता है, तो इसका ये आधा होगा, कितना होगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। कोने का मतलब एक आप याद कर लेना, एक में 2 लगा देना, तो उसका दूसरे का भी याद हो जाएगा। निरक्षी में खाली p होता है, खाली द्विध्रुव होता है, और अच्छी में 2 गुणा हो जाता है। कभी भी कोई क्वेश्चन आता है कि अगर निरक्षी स्थिति में 2p है तो अच्छी स्थिति में कितना होगा, 4p हो जाएगा, उससे ठीक दूना होता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुम की बात करें, आप तो वैसे बेसिकली बलयुम को समझ लो। बलयुम क्या होता है देखते हैं। देखो बात करें बलयुम की, जैसे पॉइंट है, इसके अंदर कोई पिंड है और ये पिंड पूर्ण रूप से स्वतंत्र है घूमने के लिए, तो इस पर यहां से यहां तक की दूरी r है और इस पर एक फोर्स लगा दिया F, तो यहां पर अगर इस स्थिति में अगर वॉल्यूम को कैलकुलेट करो तो क्या आ जाएगा, टाउ = F × r, S मान लो, R मान लो, ये इसका वॉल्यूम होता है। इसी के आधार पर हम इसकी बात को करते हैं। तो यहां पर ये तो है नहीं, R तो है नहीं, क्या है, द्विध्रुव है, और F नहीं है, F की जगह पर क्या है, E है, और R की जगह पर क्या है, 2L है। इन दोनों को रख दो, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में निकल आएगा। भाई टाउ की जगह पर टाउ रख दो और इसकी जगह पे आप क्या रख दो, वो सॉरी F की जगह पे आप क्या रख दो, E रख दो, और द्विध्रुव, और ये द्विध्रुव आघूर्ण है, डाइपोल है, तो डाइपोल की जगह पे आप P को रख दो। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में वॉल्यूम हो गया। क्या है, टाउ = P sin थीटा, P यहां पर डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल है, और E यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, sin यहां पर एंगल है, ठीक है। या फिर ऐसे रख लो, अगर एंगल 0 कर दिया जाएगा तो फिर ये आ जाएगा। मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर, क्यों हो गया कि यहां पर ये फोर्स है और ये इसकी दूरी पे डिनोट करता है, तो न्यूटन मीटर हो गया। डाइपोल हमेशा लेंथ का होता है, इसलिए यहां पर मीटर इसकी इकाई होती है। और ये आपका बल आघूर्ण, बल कहीं पर भी बल लग जाए उसकी यूनिट न्यूटन ही होगी, ये मान लो आप। नेक्स्ट बात करते हैं गॉसी प्रमेय। देखिए गॉसी प्रमेय में नेक्स्ट वीडियो में इसको ब्रीफ में कराऊंगा, लेकिन यहां थोड़ी सी हिंट इसकी देता हूं क्योंकि ये शॉर्ट का यहां से क्वेश्चन बनता है और यहां से आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। देखिए गॉसी प्रमेय क्या कहती है कि आपका कोई एरिया है, इसे हमने ए मान लिया, ठीक, इस पर कोई धन परिचय हमने क्यों रख दिया, ये प्लस का, यहां से हमने इसका एक काल्पनिक पृष्ठ खींचा ये, और इसकी जो एंगल बन रही है वो फाई है। क्या बन रही है, एंगल बन रही है फाई है। यहां से जो पृष्ठ की दूरी है वो आर है आपकी ये। अब ये पृष्ठ हमने बना लिया, इस पृष्ठ पर जो डाइपोल है वो P है, ठीक है, दिए का अगर डिफरेंशियल करते तो डाइपोल P है निकला है। E यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां से इन दोनों की जो बीच की जो दूरी है वो फाई है। तो ये कहता है गॉसी बंद पृष्ठ क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स, यानी फाई यहां से गुजर रहा है, ठीक, और बंद पृष्ठ का मतलब हमने बंद कर लिया, कुल विद्युतीय फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबंध कुल वैद्युत आवेश, यानी परिबंध का मतलब जो हमने एक निश्चित स्थान लिया है, एक पृष्ठ सरफेस को हमने क्लोज किया है, उसमें कुल वैद्युत आवेश यानी Q गुना होता है। यानी कहने का मतलब आप ये भी कह सकते हैं गॉसी प्रमेय के अनुसार
गॉसी प्रमेय के अनुसार उस पर फ्लक्स, उसके आवेश और F1/F0 गुना होता है। ये हो जाएगा, यानी ये आपका फाई हो गया आवेश का 1/5 गुना। अगर आवेश में इतना गुना करोगे तो क्या आ जाएगा Q/F0। यानी गॉसी प्रमेय के अनुसार जो उस पर फ्लक्स है उसके आवेश के 1/F0 गुना होता है। आप इस चीज को मान लीजिए, मानकर ये आपकी, इसी को आप परिभाषा में लिख दो, तो यही परिभाषा में लिखिए। किसी बंद परिच्छेद में कुल फ्लक्स उसमें आवेश के 1/F0 गुना होता है। ये मैंने फॉर्मूले में ड्राइव कर दिया। बात आती है विशेष स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। यहां पर क्या है, कुछ स्पेशलिटी दे रखी है, ये तो हमारी कॉमन बात हो गई। अब देखो क्या कह रहा है, विशेष स्थिति क्या है, इसके टाइप है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, है ना, ऐसे करके। तो देखिए, अनंत लंबाई के समान रूप से आवेश सीधे तार के निकट, अगर हमने एक तार है अनंत लंबाई है, उसको हमने आवेश कर दिया, क्यों आवेश दे दिया, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र कितना होगा ये हमें बताना। तो कितना होगा देखिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गई, आवेश अनंत लंबाई के समान रूप में आवेश से सीधे तार के निकट। तो देखो वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ई, यानी एक तार के निकट कितना ई होगा, तो E = 1/ε0, ये आपका कांस्टेंट है, इनटू 2 λ/r। अब देखिए यहां पर लैम्डा क्या है, लैम्डा घनत्व है। लैम्डा क्या है, रेखीय घनत्व है। जो आपने जो तार लिया है उसका रेखीय घनत्व कितना हो गया, लैम्डा, सॉरी क्या हो गया, लैम्डा। और इसकी दूरी कितनी हो गई, r। अगर मुझे रेखीय घनत्व लैम्डा पता है, दूरी r पता है, तो इस स्थिति में मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो ये हो जाएगा E = 1/4πε0। यहां तक की बात क्लियर हो गई, 2, और ये इसका हो गया घनत्व और ये उसकी हो गई दूरी। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे, अब यहाँ पर एक चीज और कर सकते हो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो हो जाएगा E = 1/2πε0 λ/r। ये निकल आएगा। ये कब है, अनंत लंबाई के समान रूप से तार पे। अब आता है अनंत विस्तार के समान रूप से आवेशित चालक चादर पर। ये बात आ रही थी तार की, अब बात आ रही है प्लेट की। ये आपकी प्लेट है इसकी, तो प्लेट में 2 स्थिति हैं। अगर 2 प्लेट रखी है तो उनके बीच में क्या होगा, 2 प्लेट रखी है उनके बाहर क्या होगा, 2 स्थिति बनती है। तो बीच की बात करते हैं। देखिए चादर पे बात करें तो σ/2ε0। सिग्मा यहां पर क्या है, पृष्ठीय घनत्व है, यानी इसके अंदर कितना घनत्व है वो डिपेंड करता है। यानी कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो आपने प्लेट ली है उसके घनत्व पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर घनत्व कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, घनत्व ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। उस स्थिति में आपका हो जाएगा E = σ/2ε0। ये इसका घनत्व है, 2 रहेगा, ε0 एक नेतांक है जो इसके अंदर जो ये भरा हुआ है उसका एक घनत्व है। तो यहां पे हो जाएगा E = σ/ε0। ठीक है, 2 इसलिए। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं आवेशित चालक प्लेटों के ठीक बाहर। अब ये प्लेट है, ये तो बात रही अंदर की और ये बात रही अब बाहर की। बाहर कितना होगा, ठीक बाहर की बात करें तो ये जब ठीक बाहर की बात करोगे, आवेशित चालक के प्लेट ठीक बाहर, तो हो जाएगा ये तो टोटल हो गया, चादर के निकट हो गया। ये बाहर की बात करें तो ये हो जाएगा ε0 वो σ/ε0। समान पृष्ठ घनत्व वाले धन तथा ऋण आवेशित प्लेट। अब एक प्लेट पॉजिटिव कर दी जाए और एक प्लेट नेगेटिव कर दी जाए। देखो ये दोनों फॉर्मूले थे, इस प्लेट से ज्यादा संबंध नहीं थे, ये बेसिकली थे। एक तो चादर के निकट था और एक चादर के ठीक बाहर था। निकट का मतलब जैसे हमने मान लो यहां देख लिया, यहां देख लिया, निकट है। और ठीक का मतलब हमने चादर के ठीक
पृष्ठ पर बाहर की साइड में देगा, ये सिर्फ चादर है इसके बाहर की साइड में, ये तो दोनों वहां पे। अब ये कह रहा है समान पृष्ठ घनत्व वाली धन और ऋण आवेशित समांतर प्लेट। अब समांतर प्लेट ले ली, एक प्लेट हमने रख ली पॉजिटिव और एक प्लेट रख ली हमने नेगेटिव। तो प्लेटों के बाहर की बात करें, या तो यहां देखें या फिर यहां देखें, तो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। और प्लेट के अंदर देखें बीच में, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E = सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। मैं आपको क्लियरिटी फिर से बता सकता हूं, देखिए यहां थोड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है, वैसे तो साफ लिखा है अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित तार पे आपके पास सिग्मा होगा, वो लैम्डा अपॉन आर होगा। लैम्डा सीधी सी बात है, तार का घनत्व है, तार के घनत्व पर डिपेंड करेगा। फिर कह रहा है अनंत विस्तार की समान रूप से आवेशित चालक चादर के निकट, कोई हमने एक प्लेट ले ली पतली, उसके निकट अगर देखा जाए, प्लेट को यूं रख दिया जाए, उसके निकट कहीं देखा जाए तो आपका ये होगा। दूसरी बात, आवेशित चालक के प्लेट के ठीक बाहर, यानी आपकी प्लेट है इतनी मोटी, इसके ठीक यहाँ पे, निकट का मतलब तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, लेकिन ठीक प्लेट के एक आउटर साइड पे देखेंगे तो आपका ये होगा, यानी 2 वहां से हट जाएगा। अब आती है समान प्लेट घनत्व वाली धन और ऋण आवेशित प्लेटों। अगर 2 प्लेट ले ली जाए, एक धन और एक ऋण, यहां सिंगल प्लेट की बात हो रही थी, यहां 2 प्लेटों की बात। अगर दोनों प्लेटों के बीच बाहर देखा जाएगा, चाहे इस साइड पे देख लो चाहे इस साइड पे देख लो, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अगर प्लेटों के अंदर देखा जाएगा बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। यानी प्लेट के ये और ये, इसलिए मैच आपको मैच तो लग रहा है, लेकिन ये प्लेट के ठीक बाहर है, तो एक सिंगल प्लेट है, ये 2 प्लेटों के बीच में है। तो यहां हमारी बात, तो ये हमने जो वीडियो में एक्सप्लेन कराए हैं, इसमें हमारे 2 वीडियो हैं, एक तो अच्छी और निश्चित स्थिति में हम पूरा एक्सप्लेन कराएंगे विद डायग्राम के, और गॉस की प्रमेय को भी अलग से कराएंगे। ये हमने एक न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी चीजों को समझा है। तो यहां हमने अपनी चीजों को समझाने की पूरी कोशिश की है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझे भी होंगे। तो आप मेरी सपोर्ट में मत, मेरे गौतम विद्यासार एकेडमी से अपने छोटे बड़े बहन भाइयों को जोड़िए। मैं तत्पर आपकी एजुकेशन में सहभागिता निभाऊंगा, और अपनी दमदार टीम के साथ हर सब्जेक्ट में आपको जो भी आप कंपटीशन है या एकेडमिक में, उसमें हम एजुकेशन में मजबूती देंगे और बड़ा निष्ठा और ईमानदारी के साथ आपके साथ काम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।